नमस्कार। आज हम पैसों और निवेश से जुड़ी एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे जो सुनने में तो सीधी-सादी लगती है, हाँ, बिल्कुल। पर इसके जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, ऋतिक और राहुल की, अच्छा। और ये दिखाती है कि निवेश की शुरुआत जल्दी करने या देर से करने का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग अर्ली इन्वेस्टमेंट विंस नाम के एक लेख से ली गई है। उसमें ये वाकया काफी तफसील से बताया गया है। तो बात शुरू होती है जब ऋतिक और राहुल दोनों नौजवान थे, करीब 25 साल के। ठीक है। अच्छी दोस्ती, करियर की शुरुआत भी लगभग एक साथ हुई और तनख्वाह भी बराबर, 50,000 रुपए महीना। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम था। हाँ, यहां तक तो मामला बिल्कुल बराबरी का था। हाँ, कागज पर तो सब एक जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, पैसों को लेकर सोच और वो भविष्य की प्लानिंग है ना, हाँ, उसके मामले में दोनों के रास्ते यहीं से अलग होने शुरू हो गए। बिल्कुल एक ने दूर की सोची, दूसरे ने कहा अरे आज मैं जियो। बिल्कुल। ऋतिक ने फैसला किया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मतलब 20,000 रुपए हर महीने बचाएगा और उसे शेयर बाजार यानी इक्विटी में लगाएगा। हाँ, भविष्य के लिए एक तरह का निवेश। सही। वहीं दूसरी तरफ राहुल का फलसफा बिल्कुल अलग था। उसकी सोच थी, अरे यार, जिंदगी का क्या भरोसा, कल किसने देखा है, जो है आज है, मजे करो। टिपिकल। हाँ, और इसी सोच के साथ वो अपनी पूरी 50,000 रुपए की तनख्वाह हर महीने खर्च कर देता था। पूरी की पूरी। अच्छा। हाँ, और ये जो शुरुआती सोच का फर्क था ना, यही यही आगे चलकर पूरी कहानी की बुनियाद बना। सही कह रही हैं। एक तरफ अनुशासन, बचत और निवेश की आदत डालने की कोशिश, और दूसरी तरफ वर्तमान पर पूरा फोकस, बिना भविष्य की चिंता किए। हाँ। देखना ये है कि इन दो अलग-अलग राहों पर चलने का अंजाम क्या होता है। चलिए कहानी में 10 साल आगे चलते हैं। हाँ, देखते हैं। तो ठीक 10 साल गुजर गए। अब ऋतिक और राहुल दोनों 35 साल के हो चुके हैं। ओके, 10 साल बाद। इन 10 सालों में क्या हुआ? ऋतिक अपने फैसले पर कायम रहा। उसने पूरी पाबंदी से हर महीने 20,000 रुपए का निवेश जारी रखा। लगातार 10 साल तक। 10 साल तक। हिसाब लगाएं तो 10 साल में हर साल 12 महीने के हिसाब से उसने कुल 24 लाख रुपए निवेश कर दिए थे। 24 लाख। यहाँ ये बात अहम है कि उसने सिर्फ पैसा जमा नहीं किया बल्कि लगातार निवेश किया। बिल्कुल। ये जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी, ये निवेश की दुनिया में बहुत मायने रखती है। सही। खास तौर पर जब हम कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ। हर महीने नियमित रूप से निवेश करना एक अनुशासन बनाता है जिसका असर लंबे समय में दिखता है। ये रकम अपने आप में तो 24 लाख थी, लेकिन ये एक बीज की तरह था जो बोया जा चुका था। हाँ, ये अनुशासन वाली बात काफी जरूरी है। अच्छा, तो ऋतिक ने तो 24 लाख रुपए जोड़ लिए। हाँ। अब राहुल का क्या हाल था इन 10 सालों में? उसकी सोच तो वही थी, आज में जियो। तो जाहिर है। तो नतीजा? कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं। सारी कमाई उसके रहन सहन, घूमने फिरने और दूसरी जरूरतों पर खर्च हो गई। उफ। 10 साल बाद भी आर्थिक तौर पर वो वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था, शून्य जमा पूंजी के साथ। जीरो बैलेंस। तो 35 की उम्र में तस्वीर काफी साफ थी। एक दोस्त ऋतिक के पास 24 लाख रुपए की निवेशित पूंजी थी, जो बाजार के हिसाब से बढ़ भी रही होगी। बिल्कुल। और दूसरा दोस्त राहुल आर्थिक रूप से बिल्कुल खाली हाथ था। सिर्फ 10 साल की अलग-अलग वित्तीय आदतों ने इतना बड़ा फासला पैदा कर दिया था। हाँ, सिर्फ 10 साल में इतना फर्क। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? असल में यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब ये दोनों दोस्त 35 की उम्र में मिले तो बातचीत हुई। राहुल ने शायद थोड़ी हंसी में या शायद अपनी स्थिति को सही ठहराते हुए ऋतिक से कहा, यार ऋतिक, क्या लगा रखा है ये पैसा पैसा, जिंदगी जीने के लिए है, कल का क्या भरोसा। अच्छा, वही पुराना डायलॉग। हाँ, मजे कर, घूम फिर, दुनिया देख, ये पैसे बचाने से क्या होगा, साथ थोड़ी लेके जाना है। और ऋतिक पर इसका असर हुआ? हैरानी की बात यह हुई कि ऋतिक, जो इतने सालों से इतना डिसिप्लिन निवेशक था, वो राहुल की बातों से थोड़ा हिल गया। सच में? हाँ, उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद राहुल सही कह रहा है, जिंदगी सिर्फ बचाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। उसने सोचा, शायद मैंने काफी बचत कर ली है, अब थोड़ा जिंदगी का मजा लेना चाहिए। ओके। और उसने आगे से हर महीने 20,000 रुपए का निवेश करना बंद कर दिया। ओह, बंद कर दिया? हाँ, लेकिन यहाँ उसने एक बहुत समझदारी का काम किया। क्या? जो पैसा उसने पहले 10 सालों में निवेश किया था, वो 24 लाख रुपए, हाँ।
उसे निकाला नहीं, उसे बाजार में ही लगा रहने दिया, उसे बढ़ने का मौका दिया, मतलब होल्ड कर लिया। अच्छा, ये बहुत स्मार्ट मूव था। ये वाकई कहानी का एक अहम पड़ाव है। ऋतिक ने नया पैसा डालना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपनी जमा पूंजी को हटाया नहीं। उसने अपने पैसे को समय का साथी बने रहने दिया। ये दिखाता है कि निवेश रोकने के बावजूद पहले किए गए निवेश को बनाए रखना कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। उसने अपने पैसे को काम करने से नहीं रोका। बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्या हुआ? हाँ, राहुल का क्या? शायद राहुल पर भी ऋतिक की खामोश मिसाल का कुछ असर हुआ। हो सकता है उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हुआ हो कि ऋतिक की बचत वाली बात में कुछ तो दम था। शायद उसने ऋतिक की वित्तीय स्थिरता को महसूस किया हो। खैर, वजह जो भी रही हो, राहुल ने भी एक बड़ा फैसला लिया। क्या? उसने भी बचत शुरू की। उसने 35 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करने का मन बनाया। अरे वाह, देर आए दुरुस्त आए। और कितना? ठीक उतना ही जितना ऋतिक पहले कर रहा था, 20,000 रुपए हर महीने। ओहो, तो मतलब सीन बिल्कुल पलट गया। हाँ। तो अब देखिए, स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी थी। जिसने पहले 10 साल निवेश किया ऋतिक, उसने अब नया निवेश बंद कर दिया, लेकिन अपनी पुरानी पूंजी को बढ़ने दिया। करेक्ट। और जिसने पहले 10 साल सिर्फ खर्च किया, राहुल, उसने अब अगले 25 सालों के लिए निवेश की राह पकड़ ली। हाँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल तक पहुंचते पहुंचते इन बदली हुई रणनीतियों का क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल, अगले 25 साल अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ। तो अब हम कहानी के अगले और आखिरी हिस्से पर आते हैं। उम्र 35 से 60 साल तक का सफर, यानी पूरे 25 साल। ठीक है। फिर से याद दिला दें, ऋतिक ने सिर्फ 25 से 35 साल की उम्र तक, मतलब कुल 10 साल पैसे डाले थे। हाँ, सिर्फ 10 साल। उसके बाद अगले 25 साल 35 से 60 तक उसने अपनी जेब से एक नया पैसा नहीं डाला, बस अपने पुराने 24 लाख रुपए के निवेश को शेयर बाजार में होल्ड किया, बस, और उसे बढ़ने दिया। बस होल्ड किया, नो न्यू इन्वेस्टमेंट। नो न्यू इन्वेस्टमेंट। और राहुल, उसका मामला एकदम उलट था। हाँ। उसने शुरुआती 10 साल कुछ नहीं बचाया, लेकिन फिर 35 की उम्र से कमर कसी और 60 साल की उम्र तक, यानी लगातार पूरे 25 साल। पूरे 25 साल? हाँ, बिना रुके हर महीने 20,000 रुपए का निवेश करता रहा। बाप रे, 25 साल तक हर महीने 20,000 रुपए। यहाँ एक बहुत जरूरी नुक्ते पर ध्यान देना होगा। बताइए। अगर हम सिर्फ ये देखें कि किसने कितने साल तक पैसा डाला, तो राहुल ने ऋतिक से 2.5 गुना ज्यादा समय तक निवेश किया, 25 साल बनाम 10 साल। हाँ, ये तो साफ है। और अगर हम कुल डाली गई रकम देखें, तो ऋतिक ने कुल 24 लाख रुपए डाले थे, जबकि राहुल ने 20,000 रुपए हर महीने के हिसाब से 25 साल तक डाले, यानी कुल 60 लाख रुपए। 60 लाख? हाँ, 60 लाख। 20,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 25 साल। तो राहुल ने न सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा समय तक पैसा डाला, बल्कि कुल रकम भी ऋतिक से 2.5 गुना ज्यादा निवेश की। हाँ, ये हिसाब साफ दिखाता है कि राहुल ने ज्यादा मेहनत और ज्यादा पैसा लगाया बाद के सालों में। बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम जानकारी जो स्रोत में दी गई है, ये माना गया है कि दोनों के निवेश पर सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिला। 12%? ठीक है। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि दोनों ने अपना पैसा शेयर बाजार यानी इक्विटी में लगाया था, जहां लंबे समय में इस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये 12% का आंकड़ा एक औसत अनुमान है। ये समझना जरूरी है कि असल जिंदगी में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं और हर साल रिटर्न एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि जैसे 25-35 साल में औसतन 12% रिटर्न मिलना ऐतिहासिक रूप से संभव रहा है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। लेकिन इस कहानी के गणित को समझने के लिए ये 12% का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब वो 12% रिटर्न और समय का तत्व मिलकर क्या गुल खिलाते हैं, ये देखते हैं। बिल्कुल, यहीं पर कंपाउंडिंग का असली खेल सामने आता है। ऋतिक का जो शुरुआती 24 लाख रुपए था, हाँ, उसे बढ़ने के लिए कुल 35 साल का वक्त मिला। 35 साल कैसे? देखिए, 10 साल जब वो निवेश कर रहा था और फिर 25 साल जब वो सिर्फ होल्ड कर रहा था, तो 10 + 25 35 साल। अच्छा, हाँ, पूरा टाइम। हाँ, पूरे 35 साल। हर साल जो 12% रिटर्न आया, वो भी मूलधन में जुड़ गया और अगले साल उस बढ़ी हुई रकम पर 12% रिटर्न मिला। मतलब ब्याज पर ब्याज। एग्जैक्टली। मतलब उसके शुरुआती निवेश पर जो रिटर्न मिला, वो भी दोबारा निवेश हो गया और उस पर भी रिटर्न मिलने लगा। साल दर साल ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कहते हैं। ये 35 साल तक चलता रहा। ओह,
और राहुल के साथ क्या हुआ? राहुल ने पैसा तो ज्यादा डाला, 60 लाख, लेकिन उसके पैसे को बढ़ने का वक्त कम मिला। जो पैसा उसने 35 की उम्र में डाला उसे बढ़ने के लिए 25 साल मिले, जो 36 की उम्र में डाला उसे 24 साल मिले, और इसी तरह। अच्छा। जो पैसा उसने 59 की उम्र में डाला उसे तो सिर्फ 1 साल ही मिला बढ़ने के लिए। हाँ, बात तो सही है। उसकी निवेश की शुरुआत 10 साल देर से हुई, और कंपाउंडिंग के खेल में ये शुरुआती 10 साल ये बहुत मायने रखते हैं। अब देखते हैं कि इस समय के अंतर का अंतिम नतीजों पर क्या असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब आते हैं उस पल पर जिसका सबको इंतजार है, रिटायरमेंट का दिन, जब दोनों 60 साल के हुए। हाँ, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। उनके इतने सालों के निवेश का अंतिम नतीजा क्या रहा? सच कहूं तो आंकड़े देखकर थोड़ा झटका लगता है। बताइए बताइए। पहले बात करते हैं ऋतिक की। वो ऋतिक जिसने सिर्फ 25 से 35 साल की उम्र तक, यानी 10 साल निवेश किया और फिर अगले 25 साल अपने पैसे को सिर्फ बढ़ने दिया। हाँ। रिटायरमेंट पर उसके निवेश की कुल कीमत थी 9.19 करोड़ रुपए। क्या? 9.19 करोड़? जी हाँ, 9.19 करोड़ रुपए। बाप रे, सिर्फ उन शुरुआती 10 सालों की निवेश से? हाँ। अब सोचिए राहुल के बारे में। ओके। राहुल जिसने 35 से 60 साल तक पूरे 25 साल लगातार निवेश किया, जिसने ऋतिक से 2.5 गुना ज्यादा पैसा और 2.5 गुना ज्यादा समय तक पैसा डाला। हाँ, 60 लाख डाले थे उसने। उसके पास रिटायरमेंट पे कितनी रकम जमा हुई होगी, अंदाजा लगाइए। ऋतिक से कम होगी ये तो समझ आ गया, पर कितनी कम? शायद 5 करोड़, 6 करोड़। उसके पास थे 3.79 करोड़ रुपए। क्या? सिर्फ 3.79? मतलब ऋतिक से आधे से भी कम। 3.79 करोड़ रुपए। ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। ऋतिक के पास राहुल से लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा है ना कमाल? ये नतीजा पहली नजर में उल्टा लगता है, क्योंकि राहुल ने ज्यादा अनुशासन दिखाया, बाद के 25 साल ज्यादा पैसा लगाया और ज्यादा सालों तक पैसा डाला। फिर भी वो ऋतिक से इतना पीछे रह गया, ये कैसे हुआ? राहुल खुद हैरान था, उसका चौंकना लाजमी था। उसने ऋतिक से पूछा, यार ऋतिक, ये क्या गणित है? मैंने तो तुझसे ज्यादा मेहनत की, 25 साल तक लगातार पैसे डाले, कुल रकम भी तुझसे कहीं ज्यादा डाली, फिर भी रिटायरमेंट पर मेरे पास तुझसे आधे से भी कम पैसा कैसे है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। बेचारा राहुल। हाँ, उसका सवाल तो जायज है। इस पर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सार है। क्या कहा उसने? उसने कहा, दोस्त, ये कोई जादू नहीं, ये कंपाउंडिंग की ताकत है। इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल कहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, मैंने तुमसे 10 साल पहले शुरुआत की थी, बस। ओह, द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, मैंने जल्दी शुरू करके समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। मेरा पैसा जल्दी काम पर लग गया और उसे चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ने के लिए तुमसे 10 साल ज्यादा मिले। बिल्कुल। सच तो यही है कि पैसा पैसे को खींचता है, और इस काम में समय उसका सबसे पक्का दोस्त है। वाह, क्या बात कही है। ऋतिक का जवाब बिल्कुल सही है, और ये कंपाउंडिंग के सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाता है। हाँ। उसकी शुरुआती 24 लाख रुपए को बढ़ने के लिए पूरे 35 साल का लंबा रनवे मिला। कंपाउंडिंग का असर शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये तेज होता जाता है, खासकर आखिरी सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं। सही। वहीं राहुल ने भले ही बाद में ज्यादा रकम डाली, लेकिन उसके पैसे को चक्रवृद्धि रूप से बढ़ने के लिए काफी कम समय मिला। वो जो शुरुआती 10 साल उसने गवा दिए, उसकी कीमत उसे रिटायरमेंट पर चुकानी पड़ी। उन 10 सालों की देरी ने सारा फर्क पैदा कर दिया। तो इस पूरी कहानी और इस विश्लेषण से हमें क्या सबक मिलते हैं? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो ये कहानी हमें सिखाती है? स्रोत भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर जोर देता है। हाँ, क्या है वो मेन टेकअवेज? पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, निवेश की शुरुआत जल्दी करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, स्टार्ट अर्ली। आप हर महीने कितना निवेश करते हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप कब शुरू करते हैं। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, है ना? बिल्कुल। दूसरा सबक, समय ही कंपाउंडिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। हाँ, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड इन कंपाउंडिंग। आपके पैसे को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा समय मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का असर उतना ही जबरदस्त होगा। और तीसरा सबक, अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आप कम पैसा लगाकर भी या कम समय तक पैसा लगाकर भी ज्यादा संपत्ति बना सकते हैं। जैसा ऋतिक ने किया। हाँ, जैसा ऋतिक ने किया।
उसने राहुल से कम पैसा डाला, कम सालों तक डाला, लेकिन शुरुआत जल्दी थी, इसलिए नतीजा कहीं बेहतर रहा। ये जो कंपाउंडिंग का जादू या चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये एक ठोस गणितीय सच्चाई है। हाँ। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। हाँ, और ऋतिक की बात बिल्कुल पते की है। पैसा पैसा बनाता है और समय उसका सबसे बड़ा साथी है। जितनी जल्दी हम इस ताकतवर साथी यानी समय को अपने निवेश के सफर में शामिल कर लेंगे, उतना ही शानदार नतीजा हमें लंबे समय में देखने को मिल सकता है। देरी करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी अवसर लागत, जो राहुल के उदाहरण से साफ दिखती है। वो 10 साल की देरी का नुकसान कितना बड़ा था। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इस स्रोत का अंतिम संदेश भी इतना सीधा और स्पष्ट है। जल्दी शुरू करना सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये कहानी सुनने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। हाँ, अगर जल्दी शुरू करने में इतनी ताकत है, तो फिर सवाल ये है कि क्या अब देर हो चुकी है किसी के लिए भी जो सुन रहा है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। या फिर ये सोचने के बजाय कि काश पहले शुरू किया होता, क्या आज इसी वक्त अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद बचत का या निवेश का, क्योंकि अक्सर लगता है कि शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए या सही समय निकल गया है, पर क्या वाकई ऐसा है? सही बात है। या कहीं से भी किसी भी छोटी शुरुआत से फर्क पड़ सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। अक्सर लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं या सोचते हैं कि अरे अब क्या फायदा, बहुत देर हो गई। हाँ। लेकिन सच तो यह है कि हर सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। शायद सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, लेकिन अगला सबसे अच्छा समय आज है, अभी है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण शायद ये है कि शुरुआत की जाए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। वो पहला कदम उठाना जरूरी